बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार कहानी मेदू और मिष्टी की, और सीखने वाले हैं माइंडफुल ईटिंग का मतलब, मिलेट्स क्या होते हैं, फूड माइल्स क्या होते हैं और कैसे हम अपने खाने को हेल्दी बना सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम माइंडफुल ईटिंग क्या होती है। अब मेदू और मिष्टी ने वर्ड सुना कि हाँ भाई माइंडफुल कुछ तो लिखा है, बट उनको ये माइंडफुल का मतलब समझ में नहीं आया कि माइंडफुल क्या होता है। तो मैं आपको समझा देती हूँ और मेदू और मिष्टी को भी समझा देती हूँ। तो माइंडफुल का मतलब होता है कि जब आप खाने के ऊपर पूरा ध्यान देके खाते हैं। अब ध्यान देके खाने का क्या मतलब है? मतलब कि जब आप खाना खाने बैठे हैं तो आपके सामने सिर्फ आपकी खाने की प्लेट होनी चाहिए और कुछ भी नहीं, ना फोन ना टीवी, कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी खाने की प्लेट। अब बात आती है कि सिर्फ खाने की प्लेट में तो हम कुछ भी खा सकते हैं। हम बर्गर भी खा सकते हैं, हम चाउमीन भी खा सकते हैं, हम मोमोज भी खा सकते हैं। तो क्या वो माइंडफुल ईटिंग होगी? तो नहीं, वो भी माइंडफुल ईटिंग नहीं होगी। तो माइंडफुल ईटिंग क्या होगी? जब आप पूरी अटेंशन के साथ अपने खाने को खाएंगे एंड साथ में हेल्दी खाना खाएंगे, तभी वो एक माइंडफुल ईटिंग होगी। और सो माइंडफुल ईटिंग का क्या मतलब हुआ? ईट स्लोली एंड पे अटेंशन टू द टेस्ट, टेक्सचर एंड स्मेल। इससे क्या होगा? जब आप जब आप माइंडफुल होके खाएंगे तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि आपकी बॉडी आपको सिग्नल देगी कि हाँ अब मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, अब मेरा पेट भर गया है, बस और नहीं खाना है। तो जब आप टीवी देख के खाते हैं या फोन देख के खाते हैं तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि बॉडी को कितनी भूख है कितनी नहीं है। आप ओवर ईट कर लेते हैं कभी कभी। इसीलिए हमेशा खाना कैसे खाना चाहिए? माइंडफुल होके खाना चाहिए। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आगे से आप खाना कैसे खाएंगे। अब मेदू और मिष्टी गए हैं भाई स्कूल। अब उन्होंने स्कूल के नोटिस बोर्ड अनेन जटान जीवंती, इसका क्या मतलब हुआ? को तो ये समझ नहीं आया था जैसे आप लोग को समझ नहीं आया, इसलिए उनके टीचर ने उनको बताया था कि इसका क्या मतलब है कि जो खाना है, फूड सबको क्या देता है? लाइफ देता है। तो फूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड एक और सेइंग उन्होंने देखी, कोरुक 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 हितोभुक्त ऋतुभुक्त शुभाहित। इसका मतलब है हु इज हेल्दी। आप हेल्दी किसको बोलेंगे? हु इज हेल्दी? हेल्दी वही है जो पूरा खाना खाता है, होलसम फूड खाता है। ये नहीं है कि नखरे दिखा रहा है कि हाँ नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं तोरी नहीं खाऊंगा, मैं लौकी नहीं खाऊंगा। नहीं, जो सब खाता है राइट क्वांटिटी में खाता है। मतलब उसको पता है कि मेरे को अगर एक रोटी की भूख है तो मैं एक खाऊंगा, मुझे चार की भूख है तो मैं चार खाऊंगी। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। सीजन के हिसाब से खाना चाहिए, ठीक है? कौन सा सीजन चल रहा है? गर्मियां हैं तो हम आम खाते हैं, तरबूज खाते हैं, नींबू पानी पीते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी बॉडी को उस वक्त में ठंडक प्रोवाइड करता है। और प्लेस के हिसाब से, ठीक है, जहाँ आप रहते हैं आप उसकी जगह के हिसाब से ही खाना खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो आपके यहाँ कौन सा तेल यूज होगा? मेनली जो मम्मी खाना बनाती है उसमें सरसों का तेल यूज करते हैं। लेकिन यहीं आप साउथ में चले जाएंगे तो वहाँ पे कोकोनट ऑयल यूज होता है। एम एमपी महाराष्ट्र जाएंगे तो वहाँ पे आपको मूंगफली का तेल यूज होता है, तिल का तेल यूज होता है। तो ये सारी चीजें प्लेसेस पे भी डिपेंड करती हैं। टीचर ने उनको एक टास्क दिया, ठीक है, मेदू और मिष्टी को एक टास्क दिया। उन्होंने क्या बोला उसको कि एक हफ्ते तक आपको रोज लिखना है कि आपने क्या खाना खाया, और आपके क्लासमेट्स को भी यही करना है। उसके बाद घर का खान उनको जब उन्होंने ये सब देखा, लिखा, नोट किया और ऑब्जर्व किया अपनी लिस्ट और अपने फ्रेंड्स की लिस्ट, तो उनको एक चीज समझ में आ गई। क्या? कि घर घर का खाना अलग होता है। किसी के घर में ज्यादा राइस बनते हैं, किसी के घर में रोटी बनती है, किसी के घर में मिलेट्स बनते हैं। मेदू ने नोटिस किया कि लोग वही खाते हैं जहां उनके आसपास जो फसल उगती है। इसीलिए उनको क्या समझ में आया कि जो फूड है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके लोकल एरिया में कौन सी क्रॉप है, कौन सी क्रॉप उग रही है, वहां का क्रॉप किस पर डिपेंड करेगी? वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां की सॉइल कैसी है। और कल्चर और ट्रेडिशन भी आपको आपके फूड में डिफरेंस लाते हैं। जैसे फेस्टिवल्स पे कहीं पे कुछ बनता है, कहीं पे कुछ, जैसे साउथ में रागी मुद्दे बनता है, हमारे यहाँ पे नॉर्थ में ज्यादा दूध से मिठाइयाँ बनती हैं क्योंकि यहाँ दूध ज्यादा होता है। तो कल्चर और ट्रेडिशन के हिसाब से भी खाना बनता है, और लोकल क्रॉप्स डिटरमाइन करती हैं जो वहाँ के लोग खाते हैं।
जैसे मक्की की रोटी, सरसों का साग, लस्सी। कर्नाटक में इडली, डोसा, रागी मुद्दे। क्यों? क्योंकि वहाँ चावल ज्यादा उगते हैं। मणिपुर में राइस, अरोम्बा, कांगसोई, ये सब खाते हैं। ठीक है, तो इससे हम मेदू को और हमें भी क्या समझ में आया कि ट्रेडिशनल फूड हमेशा कहाँ से लिंक होता है? वहाँ की लोकल क्रॉप से, क्लाइमेट से और कल्चर से। और हर रीजन का एक यूनिक फ्लेवर और स्पेशलिटी होती है। ठीक है। मेदू और मिष्टी वाइस किया तो उनको क्या समझ में आया था कि हम अलग अलग आइटम्स खाते हैं, हमारी जो मील है उसमें वैरायटी मिलती है। ठीक है, उसके बाद कुछ जो फूड होते हैं वो रिपीट होते हैं, जैसे रोटी, राइस, दाल, ये चीजें रोज आप खा सकते हैं। लेकिन कुछ फूड आइटम्स चेंज होते हैं, जैसे वेजिटेबल। किसी दिन भिंडी की सब्जी बनेगी, किसी दिन गोभी की, किसी दिन आलू की, किसी दिन लौकी की। ठीक है, तो वेजिटेबल आपकी चेंज होती है। फ्रूट्स भी सीजन के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। ठीक है। मिष्टी गए घर, छुट्टी हो गई उनकी। अब वो गए अपनी दादी के पास और वो बैठ के यहाँ पे अपना चैप्टर रिवाइज कर रहे थे। तो मेदू के दिमाग में एक ख्याल आया कि क्या हमेशा से ही गैस पे खाना बनता है? क्या हमेशा से ही मिक्सी में पीसी जाती हैं चीजें? तो उन्होंने जाके अपनी दादी से पूछा कि दादी, आपके टाइम पे खाना कैसे बनता था? तो उनकी दादी ने बोला कि खाना पहले चूल्हे पे बनता था। अब चूल्हा क्या होता है? चूल्हा होता है जो मड, मिट्टी और ईंटों से मिलके बनता था। ठीक है, उस पे क्या होता था? कुकिंग बहुत ही स्लो होती थी। किस चीज को यूज करके? वुड या फिर काउ डंग को यूज करके खाना बनाया जाता था। और पीसने के लिए मिक्सी तो होती नहीं थी, तो क्या यूज करते थे? सिलबट्टा। सिलबट्टा ये होता है जो यहाँ पे फोटो में मैंने लगाया हुआ है। इससे क्या है, हाथ से आप मसाले वसाले, चटनी सब इसी पे पीसा जाता था पहले। लेकिन अब क्या हो गया है? चूल्हे की जगह गैस स्टोव आ गया, जिससे कि जल्दी खाना बनता है, इजीली बन जाता है, आंखों में धुआं नहीं जाता, बहुत कन्वीनियंट है ना? चूल्हा तो कैसे है, बाहर बनाते थे लोग, है ना? आग जलती थी तो लोगों को इन्फेक्शन भी हो जाता, एयर पोल्यूशन होता था। लेकिन आजकल क्या है, गैस स्टोव है तो कोई पोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है। और न सर्दी में भी आप आराम से बना सकते हैं, बारिश में भी बना सकते हैं। तो चूल्हे पे उस वक्त थोड़ी प्रॉब्लम्स होती थी। तो पहले सिलबट्टे पे पीसने में, एक चीज, छोटी सी चीज पीसने में इतना टाइम वेस्ट हो जाता, लेकिन आज मिक्सर ग्राइंडर की हेल्प से इतनी इजीली और इतनी जल्दी चीजें बन जाती हैं। तो अब ये चेंज क्यों आया? सबसे पहले तो इसलिए आया क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी। तो टाइम बचाने के लिए, और लोगों ने टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो गई थी ये सब चीज़ें बनाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया था। एक जगह से दूसरी चीज़ें लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो गया था। और आजकल के बिजी लाइफस्टाइल की वजह से भी ऐसा ऐसी चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए जो कि जल्दी खाना बना दे। अब मेदू और मिष्टी जाते हैं अपने स्कूल। अब उनको स्कूल में मैम आज पढ़ा रही थी फूड कंपोनेंट्स। क्या पढ़ा रही थी? फूड कंपोनेंट्स। अब फूड कंपोनेंट्स क्या होते हैं? फूड कंपोनेंट्स मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स आपकी फूड में होते हैं उनको बोलते हैं कंपोनेंट। अब जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेज एंड वाटर। ओके, अब ये कार्बोहाइड्रेट, इन सारे फूड कंपोनेंट्स को हम एक एक करके समझ लेते हैं कि ये क्या काम करते हैं। तो सबसे पहला हमारा फूड क्या है? फूड कंपोनेंट क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो इसका फंक्शन क्या होता है? ये हमको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या देता है? इंस्टेंट एनर्जी। ठीक है, इसके सोर्सेस क्या हैं? वीट, राइस, मेज, पोटैटो। वीट, राइस, मेज, पोटैटो, बनाना, शुगर, ये सब इसके मेन कंपोनेंट है। अब क्या एग्जांपल है? जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक तरीके से ग्लूकोज ही होता है। तो जो रनर्स होते हैं वो बीच बीच में अपनी रेस के बीच में ग्लूकोज क्यों पीते हैं? ताकि उनको क्या मिलती रहे? इंस्टेंट एनर्जी। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? एनर्जी गिविंग फूड भी कहा जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा फैट्स। अब फैट्स का फंक्शन होता है, ये है स्टोर्ड एनर्जी। मतलब अगर आप फैट्स खाएंगे तो आपकी बॉडी में जाके स्टोर हो जाता है। जिस दिन आप खाना नहीं खाएंगे या आपने कम खाया है तो बॉडी इस एनर्जी को यूज करती है। क्योंकि आपने देखा होगा कभी फास्ट रखा है तो 1-2 दिन इंसान आराम से भूखा रह सकता है बिकॉज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। और फैट्स आपको वार्मनेस भी प्रोवाइड करता है। अब इसके सोर्सेस क्या है? नट्स, सीड्स, घी, बटर, ऑयल। अब
आपने देखा होगा कि सर्दियों में मम्मी क्या बनाती है, लड्डू बनाती है। क्यों बनाती है? उसमें बहुत सारा फैट होता है, घी में बनाते हैं ना, उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं। क्यों? एक तो वो एनर्जी देगा, प्लस वो आपको गर्माहट भी देगा। लेकिन हमेशा याद रखना, जो फैट है उसको आपने एक्सेसली नहीं खाना है, क्योंकि उससे आप ओबीज बन सकते हैं। आपको आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा फैट आ सकता है, जो कि आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए थोड़ा ही खाएं। नेक्स्ट फूड कंपोनेंट है प्रोटीन। अब प्रोटीन सबसे मेन कंपोनेंट है, क्योंकि ये हेल्प करता है आपकी बॉडी को बिल्ड करने में। इसलिए इसको क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। इससे आपकी बॉडी की ग्रोथ होती है, मतलब आपकी हाइट बढ़ेगी, है ना, आपकी मसल्स बढ़ेंगे। रिपेयर करने में, अगर चोट लग जाती है तो उसको ठीक करने में भी प्रोटीन हेल्प करते हैं, और अपनी बॉडी टिश्यूज को भी मेंटेन करता है। जितने भी चोट लग गई है उनके घाव को भरने में, मसल्स बनाने में, और हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने में भी प्रोटीन हेल्प करता है। अब प्रोटीन के दो सोर्स होते हैं, एक प्लांट बेस्ड, एक एनिमल बेस्ड। तो प्लांट बेस्ड में आपकी दालें आ गई, बीन्स आ गई, सोया, नट्स, ठीक है। एनिमल बेस्ड में आपका मिल्क, पनीर, एग, फिश, मीट, ये सब क्या है? रिच हाई क्वालिटी प्रोटीन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो स्पोर्ट्स पर्सन और चिल्ड्रन होते हैं उनको ज्यादा प्रोटीन चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि वो बढ़ रहे हैं। स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी बॉडी को बिल्ड करना है, मसल्स बनाने हैं, इसलिए उनको प्रोटीन चाहिए। बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है, उनका माइंड डेवलप हो रहा होता है, इसलिए उनको प्रोटीन चाहिए, और ताकि वो स्ट्रांग रहे, बीमारियों से दूर रहे। प्रोटीन, जब आप बीमार हो जाते हैं उसके बाद आपको क्विक रिकवरी में भी कौन हेल्प करता है? प्रोटीन ही हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। अब ये क्या चीज है? हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं था मेन कंपोनेंट्स में। ये वही है, विटामिन एंड मिनरल्स। इन्हीं को प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हेल्प करते हैं ग्रोथ में, इम्यूनिटी में, और आपके बॉडी को अच्छे से चलाने में। अब ये चाहिए तो आपको बहुत लेस अमाउंट में होते हैं, लेकिन अगर इनकी कमी हो जाए तो आपकी बॉडी ठीक से काम नहीं करेगी। इसीलिए वाइटामिन एंड मिनरल्स आपको खाना बहुत जरूरी है। अब बात आती है ये मिलेंगे कहाँ से? तो ये मेनली मिलते हैं आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से, ठीक है। जैसे विटामिन सी, ए, के, ये सब आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिल जाएगा। मिल्क और डेयरी से आपको कैल्शियम, विटामिन डी मिल जाता है। आयोडाइज सॉल्ट से आपको आयोडीन मिल जाता है। सनलाइट आपको हेल्प करती है आपकी बॉडी में विटामिन डी को प्रोड्यूस करने में। अब डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है? डेफिशिएंसी का मतलब होता है किसी चीज की कमी। अगर आपकी बॉडी में किसी भी चीज की कमी हो जाए, मतलब किसी विटामिन या मिनरल की कमी हो जाए, उसकी वजह से होने वाली कोई भी जो डिजीज है या बीमारी आपको अगर हो जाती है, तो उसी को डेफिशिएंसी डिजीज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बॉडी में विटामिन सी नहीं होगा, उसकी कमी होगी, तो आपको स्कर्वी हो सकता है। स्कर्वी मतलब ब्लीडिंग गम्स। आयोडीन की डिफिशियंसी से गोइटर हो जाता है। गोइटर में आगे स्वेलिंग नेक आ जाती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स आ जाते हैं, जिससे आपकी जो वीक बोन है ये वीक हो जाते हैं। मैं इनके पिक्चर्स यहाँ पे लगा दूंगी, आप देख लेना। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि जो एक बैलेंस डाइट जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, आयोडाइज सॉल्ट हो, तो हम हमेशा बीमारियों से दूर रहेंगे और हमारी बॉडी क्या रहेगी? हेल्दी रहेगी। ये मैंने आपकी बुक से ही काट के इसमें लगा दिया है, तो देख लेना। इसमें विटामिन ए के सोर्सेज हैं मैंगो, मिल्क, पपाया, कैरेट। विटामिन बी के सोर्स हैं आपके फ्लैक्सीड, व्हीट, पनीर, मिल्क, राइस, पंपकिन सीड्स। विटामिन सी के जितने भी खट्टी चीजें हैं, टोमेटो, आंवला, लेमन, ऑरेंज, ग्रीन चिली, गुआवा, ये सब विटामिन सी के सोर्स है। और विटामिन डी के सोर्स आपके क्या है? मिल्क, फिश, बटर, मशरूम्स, ठीक है, एग्स, इन सब चीजों से आपको मिल जाता है। अब ये जो चार्ट है ये आपका डेफिशिएंसी डिजीज का है। मतलब यहाँ पे आपका है कि कौन सा विटामिन या मिनरल वो आपको किस चीज में हेल्प करता है, कहाँ से आपको मिलता है, अगर वो नहीं होगा तो कौन सी बीमारी हो सकती है, और उसके सिम्टम्स क्या है। सो हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। विटामिन ए हमारी आई हेल्थ और स्किन हेल्थ को अच्छा रखता है। ये हमको पपाया, कैरेट, मैंगो और मिल्क से मिलता है। अगर हम हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। पुअर विजन अच्छे से, लॉस ऑफ विजन हो सकता है, पूरी तरीके से अंधे भी हो सकते हो, रात में ना दिखना, इसी को नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी की वजह से होती है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी 1, विटामिन बी 1 keeps heart healthy and support body to perform various functions. Legumes, nuts, whole grains, seeds, milk produce products. Very, very
स्वेलिंग, टिंकलिंग और बर्निंग सेंसेशन इन फीट एंड हैंड्स, ट्रबल इन ब्रीदिंग। सी आपकी बॉडी को डिजीज से हेल्प करने में मदद करता है। ये हमको आंवला, गुआवा, ग्रीन चिली, ऑरेंज, लेमन से मिलता है। इसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग गम्स होते हैं और आपकी जो वुंड्स हैं वो जल्दी से हील भी नहीं होते हैं। विटामिन डी आपको हेल्प करता है बॉडी से कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में और आपकी टीथ हेल्थ को अच्छा रखने में। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा? जब आप सन के एक्सपोजर में जाएंगे। अब ये नहीं है कि बिल्कुल दोपहर में जाके आपने सन में बैठ जाना, नहीं, सुबह की धूप लीजिए या शाम की धूप लीजिए, ठीक है। मिल्क, बटर, फिश, एग यहाँ सबसे मिल जाता है। इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है, मतलब आपकी जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, बेंड हो सकती हैं। कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम आपको आपकी बोन और टीथ हेल्थ को हेल्दी रखता है। मिल्क, सोया, कर्ड, चीज़, पनीर यहाँ से मिलता है। और अगर आप ये नहीं खाएंगे तो आपके दांत सड़ सकते हैं, वीक बोन हो सकती हैं। आयोडीन की कमी, आयोडीन हमारी बॉडी के बहुत सारे फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज में हेल्प करता है। तो आयोडाइज सॉल्ट से मेनली ये मिलता है। इसकी कमी से गोइटर हो जाता है, जहाँ फ्रंट एरिया ऑफ नेक क्या हो जाता है, वहां से स्वेलिंग हो जाती है। आयरन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके ब्लड का। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि एक हीमोग्लोबिन होता है हमारे ब्लड में, जिसके साथ मिलकर ये काम करता है। ये हमको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीटरूट, पोमोग्रेनेट सबसे मिलता है। इसकी कमी से क्या हो जाएगा? अनीमिया हो जाता है। अनीमिया मतलब आपको बहुत वीक वीक फील होगा, आपकी बॉडी ठीक से काम नहीं करेगी, है ना। नेक्स्ट है आपका रफेज एंड वाटर। रफेज क्या होता है? रफेज मतलब कि फाइबर, ठीक है। फाइबर कहाँ से मिलता है आपको? फ्रूट्स, वेजीज, होल ग्रेन से मिलता है। ये आपके डाइजेशन में, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। और वाटर इज वेरी एसेंशियल, बिकॉज अगर आप पानी नहीं लेंगे तो आपने जो भी न्यूट्रिएंट खाए हैं वो एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे। इसलिए पानी अच्छे से पीना चाहिए। आपकी बॉडी में जितना भी वेस्ट है, जो भी आपकी बॉडी को नहीं चाहिए, वो रिमूव करने में भी पानी हेल्प करता है। इसलिए अच्छा खासा पानी रोज पिए। अब मेदो और मिष्टी ने सारे मेन फूड कंपोनेंट्स पढ़ लिए हैं, अब उनको समझ आ गया, ठीक है, कि हमारी बॉडी के लिए क्या जरूरी है, कौन से न्यूट्रिएंट्स अच्छे हैं। लेकिन अब उनके मन में आया एक डाउट। उन्होंने बोला, मैम, अगर बट आपको कैसे पता कि कौन से फूड में क्या चीज़ है क्या नहीं है, और हमें कैसे पता चलेगा? तो उनकी मैम हंसने लग गई और उनको कहाँ लेके चले गए? लैब में, ठीक है, साइंस लैब में। अब वहां जाके उन्होंने किए कुछ टेस्ट। तो सबसे पहला है आपका फूड टेस्ट। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आपको बताता है कि कौन से फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, और इसके पता होने से हम एक बैलेंस डाइट खा सकते हैं और अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा स्टार्च टेस्ट, ठीक है। स्टार्च मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के लिए ये टेस्ट होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो आयोडीन सोल्यूशन आपने लेना है, जो भी खाने को आपने टेस्ट करना है, उस पर आयोडीन सोल्यूशन के 1-2 ड्रॉप डाल के देखने हैं। अगर वो ब्लू ब्लैक हो जाता है तो मतलब उसमें स्टार्च है, और अगर नहीं होता है तो उसमें नहीं है। तो आप ये किसी भी फूड के साथ टेस्ट कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है पोटैटो, राइस, ब्रेड। अब फैट टेस्ट बहुत इजी है। आपको एक पीस ऑफ पेपर लेना है, उसके ऊपर जो भी खाने का टेस्ट करना है उसको रब करना है, ठीक है। अगर वहां पे ऑयली पैच है मतलब उसमें फैट है, अगर नहीं है तो नहीं है। प्रोटीन टेस्ट के लिए आपको कॉपर सल्फेट, कॉस्टिक सोडा लेना है, फूड में डालना है। अगर वॉयलेट कलर आ जाए तो वो प्रोटीन होता है, उसमें नहीं आएगा तो नहीं होता है। मैं आगे आपको रील्स में ये सारे टेस्ट करके भी आपको दिखाऊंगी। सो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट जिसमें सारे कंपोनेंट, सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, रफेज है, वाटर है, कितना राइट राइट अमाउंट में होने चाहिए। ये नहीं है कि प्रोटीन ज्यादा हो गया या कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो गया, नहीं, हर चीज जितनी होनी चाहिए उतनी ही अगर आपकी प्लेट में है तो उसको हम बैलेंस डाइट कहेंगे। अब ये बैलेंस डाइट को हम एज के हिसाब से भी डिफर कर सकते हैं। जैसे बच्चों को थोड़ा ज्यादा प्रोटीन चाहिए होता है, एल्डर्स को थोड़ा प्रोटीन ज्यादा चाहिए, एडल्ट्स को थोड़े कार्ब्स ज्यादा चाहिए क्योंकि वो पूरा दिन काम करते हैं। जो एक्टिव पीपल होते हैं, एथलीट होते हैं, उनको ज्यादा क्या चाहिए? उनको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, फैट्स चाहिए, है ना, ताकि उनको एनर्जी ज्यादा मिले। लेकिन जो बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन ज्यादा चाहिए ताकि उनकी ग्रोथ अच्छे से हो। मेदू और मिष्टी जाते हैं घर। अब वो मम्मी को बोलते हैं, मम्मा आज से हम हेल्दी खाना खाएंगे, बैलेंस डाइट खाएंगे। अब उनकी मम्मा को बहुत अच्छा लगता है कि स्कूल में तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखा रहे हैं। लेकिन मेदू और मिष्टी जब खेल रहे थे तो मिष्टी बोलती है, यार मुझे एक वर्ड समझ नहीं आया। तो बोलते हैं,
क्या नहीं आया? तो मैम बोलती मैम ने बोला था मिलेट्स। मिलेट्स क्या होते हैं? ये तो मैम ने पढ़ाया ही नहीं। तो मेदू और मिष्टी जाते हैं अपनी दादी के पास। तो दादी ने मिलेट्स बताया कि मिलेट्स होते हैं स्मॉल सीडेड सीरियल्स, जो कि इंडिया में एंशियंट टाइम से खाए जाते हैं। और इनको न्यूट्री सीरियल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर ये बहुत ही रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में। क्योंकि पहले ये गेहूं चावल इतना नहीं लोग खाते थे। जिस जो जहाँ पे रहता था वहाँ लोकली जो भी मिलेट उगता था लोग वहाँ पे वही खाते थे, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, सांगवा। ठीक है। अब इनको न्यूट्री सीरियल मतलब ये न्यूट्रिएंट रिच सीरियल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर होता है बहुत। ज्वार के अंदर आयरन है, एनर्जी के लिए अच्छा है। बाजरे के अंदर फाइबर अच्छा है जो आपको फुल रखता है पूरा दिन। रागी के अंदर कैल्शियम ज्यादा है, बोन स्ट्रेंथ में हेल्प करता है। सांगवा आपको डाइजेशन में, डायबिटिक पीपल्स के लिए अच्छा है। आयरन प्रिवेंट करता है एनीमिया को, स्ट्रॉन्ग टीथ हेल्थ। फाइबर ओबेसिटी को प्रिवेंट करता है, डाइजेशन इजी करता है। ग्लूटेन फ्री है, तो एलर्जिक पीपल भी खा सकते हैं जिनको व्हीट से एलर्जी होती है। अदर एडवांटेजेस क्या हैं इसके, कि ये डिफरेंट क्लाइमेट में, इवन ड्राई रीजन में भी इजीली कम पानी के साथ उग जाता है। तो वो ये लेस वाटर लेता है, इको फ्रेंडली है, क्योंकि इसको कम फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए। ये फार्मर्स की इनकम को भी सपोर्ट करता है और एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है। तो मिलेट्स क्या है, हेल्दी हैं, क्लाइमेट फ्रेंडली हैं एंड फार्मर फ्रेंडली हैं। तो एक स्मार्ट चॉइस है, जो आप रिफाइंड ग्रेन या राइस या व्हीट को रिप्लेस करके आप इसको भी अपने खाने में ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है जंक वर्सेस हेल्दी फूड। तो अब जंक फूड आपको मेदू ने बताया ना क्या होता है, क्या होता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा फैट होता है, शुगर होता है, सॉल्ट होता है। टेस्टी तो बहुत होता है, लेकिन आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट नहीं है, फाइबर नहीं है। आपको मोटा बना देंगे, आपके दांत खराब हो जाएंगे, आपको बीमारियां लग सकती हैं। तो इनको नहीं खाना है। हेल्दी फूड, मिष्टी बता रही है कि ये विटामिन, मिनरल और फाइबर्स में रिच होते हैं। आपको स्ट्रेंथ देते हैं, एनर्जी देते हैं, आपको बीमारियों से बचाते हैं, आपको फिट रखते हैं। तो आपको हमेशा क्या खाना है? हेल्दी फूड। ठीक है। फ्रूट्स, वेजी, मिल्क, होल ग्रेन नट्स, ये सब आपको खाना है, चूज करना है वाइसली, माइंडफुली। इसलिए माइंडफुल होके खाओ। बी माइंडफुल वाइल ईटिंग। ओके। फूड माइल्स क्या होता है, कि आपका खाना कितनी दूर से आके आपकी प्लेट में आया है, इसी को फूड माइल्स कहा जाता है। जैसे फार्मर ने फील्ड में उगाया, उसको काटा, उसको बेचा, फिर उसका आटा बना, फिर वो ट्रांसपोर्ट होके इधर आया आपके पास, स्टोर्स में आया, वहां से आप खरीद के लाए, फिर उसकी रोटी बनाई और उसको खाया। तो ये पूरा जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसी को फूड माइल्स कहते हैं। अब फूड माइल्स क्यों जरूरी है? क्योंकि फ्रेशनेस, अगर कम डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया होगा वो ज्यादा फ्रेश फूड होगा। एनवायरमेंट, अगर ज्यादा दूर से कोई चीज आती है उसमें ज्यादा फ्यूल लगता है, ज्यादा पोल्यूशन होता है। इकोनॉमी, है ना, अगर आप ऑब्वियसली दूर से कोई चीज आ रही है तो फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ऑलरेडी महंगी है। तो अगर आप लोकल लेंगे, लोकल फूड खाएंगे, तो आपको सस्ता भी पड़ेगा और आपको फ्रेश भी मिलेगा और आपके लोकल फार्मर्स को भी सपोर्ट करेगा। ठीक है। तो हमेशा फूड माइल्स कम हो उस खाने को ही चूज करें। एक्सपोर्ट होके कोई चीज आ रही है तो वो फ्रेश नहीं है। ठीक है। जो आपके एरिया में मिलता है वो खाएं, और रिस्पेक्ट करें फूड का, वेस्टेज ना करें। क्लोजर द फार्म, हेल्दियर द प्लेट। सो आई होप आपको मिष्टी और मेदू की कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स में बताइए कैसी लगी। एंड कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी बता दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको सारे इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स की डेफिनेशंस वगैरह एक पीडीएफ में अटैच कर दूंगी। एंड प्लीज डू फॉलो इफ यू लाइक इट। अगर आपने यहाँ तक देखी है तो थैंक यू सो मच, आपने देखा है यहाँ तक वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इसको। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।